हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी मित्रों का बहुत दिनों से इंतजार था कि सर इंटीग्रेशन कब स्टार्ट किया जाएगा, तो आज इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही मजे आने वाले हैं। पूरा का पूरा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हो, वो हमने सारे के सारे करवा दिए और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करवा दिए। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज हम उसको भी करा देते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जैसा कि आपको एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 29 बचा हुआ होगा, उसको हम थोड़ा पहले जल्दी से करा देते हैं और उसके बाद जो है हम इंटीग्रेशन पर आ जाएंगे। यह एक क्वेश्चन बचा हुआ था। पिछले दिन वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमने एक क्वेश्चन बच गया था। कहोगे सर एक क्वेश्चन के लिए कौन सा लेंथ? चलिए आइए इसको जल्दी से हम करा देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, उच्चतम मान पूछा है। चलिए हम इसको y मान लेते हैं। किसका पूछा है? x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1/3 और बगल में 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो इक्वल के साथ दिया हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा भी अगर याद कर पा रहे हैं तो हमने आपको कहा था कि अगर x का वैल्यू क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल यानी इक्वल के साथ दिया रहे, तब वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष न्यूनतम का सवाल होता है। टाइप रूल नंबर 2 जो बताए थे मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने का, ये उस पर आधारित सवाल है। तो बस क्या करेंगे, इसमें एक बार ही हमें डिफरेंशिएट करना होता है, ज्यादा नहीं करना होता है। चलिए कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा काम कर लो, इस अंदर वाले को थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x का x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 होल पावर 1/3। अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इक्वल्स, पहले पावर का करेंगे तो पावर है 1/3, पावर बाहर आ गया, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है ना। इसमें से एक माइनस होगा तो आ जाएगा -2/3। उसके बाद पावर के अंदर वाले का करेंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा -1 और इसका तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट हो गया ना, पावर को बाहर करके पावर में से एक माइनस कर दिए, फिर पावर वाले का कर दिए। अब बारी बारी सबको खत्म कर दीजिए। ये तो 1/3 उधर जाके खत्म हो जाएगा, ये भी उधर जाके खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर बचेगा कौन? 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 1/2, x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसमें x था, इसको क्यों हटा दिए? मित्र आप गौर से देख लो, ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, इसका डिस्क्रिमिनांट यानी d का वैल्यू, जिसे आप हिंदी में विवेचक कहते हैं, वो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करके आप x नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको उधर हटा दिया। यह क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, इसका डिस्क्रिमिनांट यानी d यानी विवेचक निकालोगे तो माइनस में आ जाएगा। इसका x नहीं निकाल पाओगे अगर माइनस में आ जाएगा d का वैल्यू, तो इसलिए हमने इसको इधर हटा दिया। चलिए तो x का वैल्यू आ गया। अब x के इस वैल्यू पर, x के इस वैल्यू पर और x के इस वैल्यू पर बारी बारी फंक्शन का निकालो।
वैल्यू। चलिए, तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1/2, अगर 1/2 पर अगर हम y का वैल्यू निकाल के देखें, रख दीजिए इसी में जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रख दीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन बच गया था, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहां x के जगह पर 1/2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और बगल में 1 है और होल पावर में 1/3 है। अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1 का होल पावर 1/3, ये आ जाएगा 3/4 का होल पावर 1/3, ये आ जाएगा। चलिए, उसके बाद कहां पे निकालोगे, एट 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर निकालोगे तो y कितना हो जाएगा, कुछ मत कीजिए, इसी में x को हटा के 0 डाल दीजिए। तो x को हटा के डालिएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 बचेगा, तो 0 इंटू -1 और बगल वाला +1 का होल पावर 1/3, अंदर वाला आएगा 1 का पावर 1/3 आ जाएगा 1/3। ये तो खत्म हो जाएगा ना, 0 इंटू समथिंग खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 का पावर कुछ भी 1 ही आएगा, गलती से 1/3 यहां लिखा दिया गया है, 1 का पावर कुछ भी 1 आएगा। चलिए, उसके बाद एट कहां पे निकालोगे, 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर अगर y निकालो तो कितना आ जाएगा। चलिए, अगर यहाँ x के जगह पर 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 0 अब प्लस बगल में 1 होल पावर 1/3, फिर से प्यारे ये 0 हो गया, बचा 1 का पावर कुछ भी आ जाएगा 1। अब बताइए इन तीनों में सबसे कौन सा निकालना है, मैक्सिमम, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो स्वाभाविक बात है, सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो 1 है, सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो 1 है, और 1 सबसे बड़ा दो जगह पे आ गया, 0 पे भी आया 1 पर भी, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है, यही आपका मैक्सिमम है ना। तो इसका जो आंसर आया मैक्सिमम वैल्यू 1 आया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो चलिए, इस प्रकार से यह एक क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए, अब शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो तैयार हो जाइए, हटा देते इसको, एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए और हेडिंग लगा दीजिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत दिनों से सभी लोगों का इंतजार था कि भैया इंटीग्रेशन कब होगा। इंटीग्रेशन का नाम है, और भी नाम है, इंटीग्रेशन बोलो या आप इसको एंटी डेरिवेटिव बोलो, एंटी डेरिवेटिव, या आप इसको प्रिमिटिव बोलो, प्रिमिटिव, ये बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, चर्चा करेंगे, लेकिन आप तो इंटीग्रेशन जो 2 टाइप का होता है, एक है इनडिफिनिट और एक है डिफिनिट, तो वहां पर भी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा सा बुक में जो नाम प्रयोग करता है उस नाम को हम यहां लिख देते हैं। इंटीग्रेशन कभी लिख देगा, कभी एंटी डेरिवेटिव लिख देगा, कभी प्रिमिटिव लिख देगा, और कभी कभी इंटीग्रल भी लिख देता है। इंटीग्रेशन बोलो या इंटीग्रल, बात बराबर है, इंटीग्रल भी लिख देता है। ओके, इंटीग्रल। चलिए, कभी कभी इंटीग्रल भी लिख देता है। ओके, अब हिंदी में सब वो क्या बोलते हैं, हिंदी में इंटीग्रेशन को हिंदी में सबको पता है समाकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे, समाकलन कहा जाता है हिंदी में इसको। एंटी डेरिवेटिव को हिंदी में प्रति अवकलज कहते हैं, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज। देखो हम हिंदी में नाम लिख दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना
अगर बार बार अगर हम हिंदी बोले नहीं, हिंदी में नाम नहीं लें तो घबराइएगा मत। और प्रिमिटिव को हिंदी में बोलते हैं पूर्वर्ग, पूर्वर्ग ये कहा जाता है। और सबका मतलब इंटीग्रेशन यानी समाकलन ही होता है। ठीक है, तो ये हेडिंग लग चुका है, बहुत ही प्यारा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, एकदम आराम आराम से सीखिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इंटीग्रेशन भैया दो प्रकार के होते हैं। इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इंटीग्रेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है इनडिफिनिट, एक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसे हिंदी में अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। एक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसे हिंदी में अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। और एक है प्यारे डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन जिसे निश्चित समाकलन कहा जाता है, जिसे निश्चित समाकलन कहा जाता है। ये दो टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक इनडिफिनिट वाला और एक डिफिनिट वाला। अगर आप देखेंगे तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। ये है इंटीग्रेशन का साइन, इसके अंदर यहां पे लिख देगा fx dx ऐसे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे। यहां पे भी कुछ ना कुछ लिख देगा और यहां पे भी कुछ ना कुछ लिख देगा। इनडिफिनिट में यहां और यहां लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन डिफिनिट में लोअर और अपर लिखा हुआ रहता है। मतलब अगर ऐसा दिखाई दिया तो यह इनडिफिनिट बोला जाता है, और अगर ऐसा दिखाई दिया तो यह डिफिनिट बोला जाता है। हम लोगों को यही दो प्रकार का है। हम लोग पहले इनडिफिनिट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हम लोग पहले इनडिफिनिट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इनके बारे में। तो आइए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल। तो फिर से हम यहां लिखने जा रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसे हिंदी में अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। एक बार हम हिंदी लिख दिए हैं, अगर नहीं लिखेंगे दोबारा तो बुरा मत मानिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आइए, क्या है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सुनिएगा। अगर आप जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस प्रकार से इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार से, है ना। अब सुनिएगा आराम से, कुछ बातें बता रहा, आराम से सुनिएगा। fx है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये dx है। ये जो आपको जब भी ऐसा कहीं दिख जाए ऐसा, तो हम लोग इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, सब कुछ बता रहा, आराम आराम सुनिएगा। इसको सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लो इसका जो आंसर आ गया वो ऐसा है, कैपिटल fx, और प्लस में भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है जिसको हम लोग c कहते हैं। अगर आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा रूप देखिएगा, पूरा फॉर्मेट देखिएगा, तो ऐसे लिखा रहता है। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है
उसके साथ एक प्लस सी लिखा जाता है, एक प्लस सी लिखा जाता है, कंपलसरी है। इस प्लस सी क्यों लिखा जाता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आराम आराम से। पहले हम आपको बता रहे बेसिक चीजें, है ना, अचानक एक ही बार सब तो नहीं बता पाएंगे, आराम आराम से। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्म ऐसा होता है, ऐसा मतलब इसको सॉल्व किए तो कुछ आंसर आया, उसके साथ हमने प्लस सी लगा दिया। अब देखिए क्या है इसमें, कौन क्या है इसके बारे में थोड़ा जाने, इसमें कौन क्या है उनके बारे में जाने। तो सबसे पहले आपको जानना है इनके बारे में, सबसे पहले जानना है इनके बारे में, है ना। इस पूरे का मतलब हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पूरे को, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इस पूरे को पढ़ोगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ fx, मतलब ये जो साइन है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में x के सापेक्ष, x के सापेक्ष fx का अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। क्या पढ़ोगे वो हमने आपको यहां पे बता दिया, वो हमने आपको यहां पे बता दिया। भैया इस तरीके से लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ोगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पूरे को पढ़ोगे, इस पूरे को पढ़ोगे। उसके बाद ये जो आप fx देख रहे हो, है ना, इसको कहा जाता है इंटीग्रल। क्या कहा जाता है, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ fx, स्मॉल fx, मतलब स्मॉल fx का ही ना ये आंसर है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटीग्रल ऑफ fx। हिंदी में से अगर कहना चाहोगे तो हिंदी में से आप कह सकते हो fx का समाकलन, fx का समाकलन। घबराइएगा नहीं, आराम सुनिएगा। ये जो प्यारे कैपिटल fx है, इस कैपिटल fx को स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कहा जाएगा। इस कैपिटल fx को स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कहा जाएगा। कैपिटल fx को स्मॉल fx का समाकलन कहा जाएगा। और ये जो c है, ये जो c है, इसे कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, या आर्बिट्रेरी बोल दो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वैच्छ अचर, स्वैच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी स्वैच्छ अचर कहते हैं। ठीक है, सबके बारे में जान लिए। और भी दो चीजें जानिए। उसके बाद है बहुत ही प्यारा पॉइंट है, ध्यान से सुनना है। चल, ये अगर आप देख पा रहे हो ठीक से तो देखो, ये जो स्मॉल fx है ना, उनके बारे में जानो भैया। ये जो बुलेट मार्क, ये जो स्मॉल fx है, उसको कहा जाता है इंटीग्रेंड। क्या कहा जाता है, इंटीग्रेंड, है ना, इंटीग्रेंड, समाकल्य, हिंदी में उसको कहते हैं समाकल्य, इंटीग्रेंड, समाकल्य उसको हिंदी में कहते हैं। स्मॉल fx को
इंटीग्रेंड कहा जाता है, मतलब जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग इंटीग्रेंड कहते हैं, यानी समाकलन, समाकल्य, समाकल्य। जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग समाकल्य बोलते हैं। उसके बाद d के बगल में कौन लिखा है, d के बगल में कौन लिखा है, x। तो d के बगल में जो लिखा हो उसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे समाकलन का चर, समाकलन का चर। तो यहां पर हम आपको डिटेल बता दिए कि जब कोई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखा हुआ रहेगा अपने पूरे फॉर्मेट में तो किसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया इस पूरे के बारे में, इस पूरे को कहा जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हमने इसके बारे में बताया कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स को स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कहा जाता है। फिर हमने इस सी के बारे में बताया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। उसके बाद हमने बताया कि स्मॉल एफ एक्स मतलब जिसको आप इंटीग्रेट करते हो, जिसको आप इंटीग्रेट करते हो उसे इंटीग्रेंड यानी समाकल्य कहते हैं। और d के बगल में जो लिखा रहता है, d के बगल में जो लिखा रहता है उसे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चर कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो एक एक डिटेल हमने यहां पे खोल के लिख दिया कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, पढ़ने का मतलब यह हुआ कि सबके बारे में हमें पता है ना। अब एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं, देखिएगा यहां एक थोड़ा सा ज्ञान की बात है कि भैया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अभी तक फील नहीं आया है, थोड़ा सा फील दिलाते हैं। जैसे आपने इसका वैल्यू ये लिखा और हमने इस c के बारे में क्या लिखा कि ये जो c है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इस c के जगह पे कोई नंबर तो नहीं लिखे, c के जगह पे कोई तो नंबर नहीं लिखे, हम नहीं लिखे। तो सोचो कोई स्टूडेंट चाहेगा तो यहां c के जगह पे 0 लिख सकता है, तो आंसर इसका बन जाएगा fx बस। अगर c के जगह पे कोई 1 लिख देगा तो इसका आंसर बन जाएगा fx प्लस 1। अगर c के जगह पे कोई 2 रख दिया तो इसका आंसर बन जाएगा fx प्लस 2। अगर c के जगह पे मान लो कोई रख दिया -5 तो इसका आंसर बन जाएगा fx -5। मतलब सोच रहे हो इस c का वैल्यू बदलने से इसका वैल्यू बदल जा रहा है, मतलब इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू बदल जा रहा है। अगर हम यहां 0 रख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है fx। अगर हम यहां 1 रख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है fx प्लस 1। अगर हम यहां 2 रख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है fx प्लस 2। अगर हम यहां -5 रख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है fx -5। मतलब इस c को बदलने से इसका इंटीग्रेशन बदल जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि fx का इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता, एक और केवल एक नहीं होता, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। इस fx का इंटीग्रेशन फिक्स नहीं है कि कोई एक फंक्शन होगा, कोई एक फलन होगा। अभी देख लो ना, fx का इंटीग्रेशन fx भी आ रहा है, fx प्लस 1 भी आ रहा है, fx प्लस 2 भी आ रहा है, fx -5 भी आ रहा है। c का वैल्यू और भी कुछ रखोगे तो कुछ और भी आंसर आएगा। तो भैया इस fx का जो आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन वाला वो फिक्स नहीं है कि यही आएगा, कुछ भी आ सकता है, अनिश्चित है, इनडिफिनिट है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इस फॉर्मेट का क्या नाम पड़ता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सुना, इस fx का जो इंटीग्रेशन है वो फिक्स नहीं है कि क्या आएगा,
इसका वैल्यू चेंज कर सकता है, सब सी पे निर्भर करता है, सब सी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इस fx का इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, एक और केवल एक नहीं है। इस fx का इंटीग्रेशन एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है कि क्या होगा। ये तो ठीक है, ये बदल सकता है, इसलिए इस पूरे फॉर्मेट को कहा जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आया? अब एक सवाल और मन में आ रहा होगा, एक सवाल मन में और आ रहा होगा कि सर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी क्यों लगाते हो, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी क्यों लगाते हो, इसका भी थोड़ा जवाब दे दो। तो चलिए उसका भी हम थोड़ा जवाब देते, इसको नोट कीजिए प्लीज। आइए ध्यान से सुनना हमारी बात को, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 10, x स्क्वायर प्लस log 2, है ना। और भी ले लो, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/3, और भी बहुत कुछ हो सकता है, और भी बहुत कुछ। अगर आप इन सब को डिफरेंशिएट करके देखो, इन सभी को आप डिफरेंशिएट करके देखो, अगर आप इन सभी को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो इन सभी का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। अगर इन सभी को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, अवकलन करते हो, तो इन सभी का डिफरेंशिएशन गौर से देख लो आएगा 2x। आएगा क्या? पक्का आएगा मित्र। अब ध्यान से सुनना, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया। चलिए थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया, इन सबको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? 2x आया। और आपको पता है इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसलिए तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, प्रति अवकलज भी कहा जाता है। कहने का मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके ये लाए हो तो इसको इंटीग्रेट करके ये भी आना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करके अगर आप ये लाए हो तो इसको इंटीग्रेट करके ये भी आना चाहिए। तो करके देखो, तो करके देखो। अगर आप करोगे 2x का इंटीग्रेशन, तो थोड़ा बहुत अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं तो आप जानते हो कि 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अंदर में बच जाएगा x। अब x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो इंटीग्रेशन का नियम होता है कि पावर में 1 जोड़ देना है। अब पावर में 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, और जो पावर में है वही नीचे लिख देना है। अब 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? x स्क्वायर। अब सोच के बताना, जब आप इन सभी को डिफरेंशिएट किए तो 2x आया, लेकिन जब आप इस 2x को इंटीग्रेट किए तो x स्क्वायर आया। रूल क्या कहता है? रूल यही कहता है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके ये लाए हो तो इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए, लेकिन आप इसको जब इंटीग्रेट किए तो आया x स्क्वायर। तो सोच के बता, अगर ये लाना है तो क्या इनके साथ हमें एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा? आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, तो 2x को इंटीग्रेट करने पर ये आना चाहिए। तो आपने 2x को जब इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर आया। अब अगर आपको ये लाना है तो x स्क्वायर के साथ या तो 1 या तो 5 या तो -10 या तो log 2 या तो 1/3 यहां जोड़ना पड़ेगा।
तो भैया ये सब क्या जोड़ रहे हो, कांस्टेंट ही ना, इसीलिए हम यहां पर क्या लिख देते हैं, सी। अब किसी को मन है सी के जगह पर 1 रखने का, तो उसका आंसर ये सही हो जाएगा। किसी को मन है यहाँ 5 रखने का, उसका आंसर ये सही हो जाएगा। किसी को मन है यहाँ पर -10 रखने का, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी का मन है यहाँ log 2, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी का मन है 1/3, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन के दौरान जिस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, उसी कांस्टेंट को वापस रिकवर करने के लिए, वापस उस कांस्टेंट को लाने के लिए इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है। इसलिए आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में +c दिखाई देता है। इसलिए आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में +c दिखाई देता है। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, उसी कांस्टेंट को वापस लाने के लिए, उसी अचर को वापस लाने के लिए हम इनडिफिनिट में क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि c क्यों जोड़ा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया है ना। अब अगर समझ में आ गया तो खूब मजे करके पढ़िए। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाएं। चलिए, और भी कुछ नोट्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। आइए, एक बेहतरीन नोट्स है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। नोट्स उम्मीद करते हैं आप सभी को हम अच्छे से समझा पा रहे होंगे, है ना। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए आइए, नोट नंबर पहला देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया, मतलब समाकलन किया, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया। तो ये सब छोटा छोटा रूल बताया जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से प्लीज। इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन, समाकलन के बाद अवकलन, ऐसा सोचना है, ऐसा मान के चलना है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल हो गया, करके नहीं दिखाना है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल हो गया, तो सिर्फ कौन बाहर आ जाएगा, fx। सिर्फ कौन बाहर आ जाएगा, fx। याद रखना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल होकर के fx बाहर आ गया, मतलब जो इंटीग्रेंड है, जो समाकल है, वही बाहर आ जाएगा। दूसरी बात, d/dx fx, आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद उसका आपने इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद आपने उसका इंटीग्रेट कर दिया, तो बात वही है, बात बिल्कुल एकदम वही है। क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, अवकलन समाकलन से कैंसिल हो जाएगा, कौन बच जाएगा, fx। लेकिन इस बार आप लास्ट में इंटीग्रेशन किए हो, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, c जोड़ना पड़ेगा। यहां लास्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर के fx लिखा गया, लेकिन यहां लास्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, वो भी इनडिफिनिट वाला। और आपको पता है जब जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तब तब c जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, सब चीजें अभी अभी बता दी आपको। तो इसलिए डिफरेंशिएशन से जब इंटीग्रेशन कैंसिल होगा तो अंदर वाला इंटीग्रेंड लिखाएगा और प्लस c। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो, एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx का d/dx बताओ, तो सिंपल बात है भैया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर x³ हो जाएगा, खत्म। इसका आंसर x³ आ जाएगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर x³ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि d/dx x⁴ और तब कहा गया इसका इंटीग्रेशन, तो जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो लास्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा,
आंसर आ जाएगा x का पावर 4 अब प्लस सी, x का पावर 4 प्लस सी। देखो यहां भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हुआ है, लेकिन सिर्फ यहां पे फंक्शन यानी फलन लिखाया है। यहां भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ है, लेकिन यहां फंक्शन लिखा करके सी भी जोड़े हैं। कारण है यहां लास्ट में इंटीग्रेशन हुआ है इसलिए, और जब भी इंटीग्रेशन होगा तो सी जोड़ना तो कंपलसरी है। ओके चलिए अब बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ये सब बेसिक बातें अब आप लोग समझ रहे होंगे, पढ़ा दे। चलिए आइए तो लिखते अब हम लोग फॉर्मूला। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। हेडिंग में लगा दीजिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में जितना भी फॉर्मूला है सारा लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। चलिए आराम से इसको याद रखना है, बहुत मजा आएगा। तो शुरू करिए। पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये सर सारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का तो उल्टा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल लग रहा है। और क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। मतलब अगर आप इन सब को डिफरेंशिएट कर दो तो ये वाला सब आ जाएगा, है ना। उसके बाद 7 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी भी होता है। 8 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बराबर लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी या माइनस लॉग मॉड कोसेक एक्स प्लस सी भी होता है। 9 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये भी लिख सकते हो। और इसी को सॉल्व करके ये भी आता है लॉग मॉड टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 भी आता है। ओके चलिए उसके बाद 10 नंबर सेक का 1 बाय कॉस, इसका साइन बाय कॉस। हाँ तो बहुत बढ़िया, ठीक है।
10 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, इसका होता है लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। थोड़ा इसको इधर कर लो, या लॉग मॉड tan x बाई 2। अच्छा देख लेते हैं क्या आपको उधर से दिख रहा है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे से दिख रहा है, चलिए बगल वाला थोड़ा कैंसिल होने का चांस रहता है। चलिए तो ये है फॉर्मूला, जो जितना भी लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये सारे के सारे ट्रिगो के हैं। इसको नोट कर लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब अलजेब्रा वाला लिखते हैं। आइए 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। तो पावर वाले का इंटीग्रेशन कहता है कि पावर में एक आप एक ऐड कर दो, पावर में एक आप ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो प्लस सी। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो ऐसा ही प्यारा सा एग्जाम्पल देख लो। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 10 पूछ दिया तो पावर में एक ऐड कर दो तो 11 हो जाएगा और उसी से डिवाइड भी कर दो 11 प्लस सी। यही कहना चाहता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए उसके बाद फॉर्मूला नंबर 12 है ना। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स, जो फेमस है उस सबको लिख देते हैं। 1 बाय रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स अब प्लस सी। ये कैसे आया आप इसको चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, ये कैसे आया तो इसको चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। ये जो फॉर्मूला है ना वो इसी से बना हुआ है, लेकिन इसलिए हम अलग से लिख दिए क्योंकि यूज बहुत ज्यादा होता है। देख लो कैसे आया होगा, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। चलिए 1 बाय रूट एक्स को प्यारे हम x का पावर 1 बाय 2 लिख सकते हैं। यस सर। अब ये x का पावर 1 बाय 2 नीचे से ऊपर जाएगा, x का पावर -1 बाय 2 हो जाएगा। और नियम क्या कहता है इंटीग्रेशन का कि पावर में एक ऐड करो। अगर पावर दिखाई दिया तो पावर में एक जोड़ दो, तो -1 बाय 2 में एक जोड़ दो और उसी पावर से डिवाइड भी कर दो, अब प्लस सी लगा दो। तो बता कितना हो जाएगा, -1 बाय 2 में 1 जोड़ोगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा। फिर से नीचे में -1 बाय 2 में 1 जोड़ोगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा और प्लस सी। तो बताओ क्या आ जाएगा, ये 1 बाय 2 का 2 चल जाएगा ऊपर और x के पावर 1 बाय 2 को ही तो रूट एक्स कहा जाता है और प्लस सी। तो देख लीजिए 1 बाय रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो 2 रूट एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 13, फॉर्मूला नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स लॉग मॉड एक्स होता है प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x, है ना। इसमें फर्क है, यहां बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, आधार में चर है, घात में अचर है। यहां बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, आधार में अचर है, घात में चर है। इसका फॉर्मूला होता है a के पावर x का a का पावर x बट्टा a का पावर x बट्टा log a अब प्लस c होता है ना। इस पे अगर एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख लो।
अगर आपने किसी से पूछ दिया या आपसे किसी ने पूछ दिया कि 4 टू दी पावर x का बताओ इंटीग्रेशन, तो वो आपको और आप उसको कह सकते हैं कि भैया 4 का पावर x अब बट्टे log 4 होगा, मतलब हु बहु लिख करके और log से डिवाइड कर देना है ना। अगर बेस में कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल, आधार में अचर और घात में चर दिखाई दे तो हु बहु लिख करके और log से डिवाइड कर दीजिए। इसी का एक मित्र है 15 नंबर e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x भी तो इसी की तरह है, तो हु बहु लिखोगे और बेस के log से डिवाइड कर दोगे तो log e हो जाएगा। अब भैया log e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए e के पावर x बच जाएगा और बगल में प्लस c, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। नोट कर लीजिए इसको भी पॉज करके। हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगो पर। ये तो था हमारा अलजेब्रा वाला, है ना। अब हम लोग इनवर्स ट्रिगो पर बात करेंगे। चलिए 16 नंबर, 16 ही होगा ना। चलिए 16 नंबर, 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स x प्लस सी बोलो या माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी बोलो, बात बराबर है। ठीक है। 17 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो होता है वो tan इनवर्स x बोलो या माइनस कॉट इनवर्स x बोलो, बात बराबर है। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर 1 बाय मॉड x लिखो या यहां x भी लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेक इनवर्स x प्लस सी भी बोल सकते हो और माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी भी बोल सकते हो। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जितने भी फॉर्मूला थे वो सारे के सारे फॉर्मूला हमने आपको लिख दिया, है ना। आइए चलिए, आइए अब बात करते हैं थोड़े से इंटीग्रेशन के फंडामेंटल रूल्स पर। नोट करिएगा। चलिए तो हेडिंग में लगा दीजिए फंडामेंटल रूल। जितना भी फॉर्मूला था अभी तक का बेसिक फॉर्मूला वो सारा लिख दिए हम, इसी का तो यूज होता है फंडामेंटल रूल्स। आधारभूत नियम हिंदी में इसको कहते हैं, आधारभूत नियम। फंडामेंटल मतलब बेसिक नियम। बेसिक नियम क्या है? बेसिक नियम क्या है? तो पहला नियम देख लो क्या है मित्र, इंटीग्रेशन c इंटू एफ एक्स dx। यहां जो c है वो कांस्टेंट यानी अचर है और ये fx चर यानी वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट दिखाई दे, वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट दिखाई दे तो आप कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, c इंटू एफ एक्स dx ऐसे कर सकते हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब पूछा जाए तो यहां पर प्यारे 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अब सॉल्व कर दीजिए। तो 4 इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा, ये तो पावर वाला है, तो पावर में एक जोड़ोगे तो 4 और उसी से डिवाइड करोगे तो 4 अब प्लस सी, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया x का पावर 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ओके। तो जब भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे अंदर में, वो भी मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो बाहर कर सकते हैं।
दूसरा नियम क्या कहता है सुनिएगा, इंटीग्रेशन fx प्लस gx, सुन लीजिए, इंटीग्रेशन जिसका करना हो वहां के फंक्शन यानी फलन अगर प्लस में हो तो आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हो। इंटीग्रेशन fx को भी दे सकते हो, बीच में प्लस है तब प्लस लिख दीजिए। इंटीग्रेशन आप gx को भी दे सकते हो। ओके, अच्छा 2 से ज्यादा भी रहेगा तो ये काम कर लेना, अगर 2 से ज्यादा भी फंक्शन यानी फलन प्लस में रहेगा तो सबको आप इंटीग्रेशन अलग अलग दे सकते हो, जैसे डिफरेंशिएशन में आप करते थे। बीच में प्लस है तो प्लस लिखना, और अगर बीच में माइनस रहेगा तो माइनस लिखना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स क्या होगा, तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे, अलग अलग, क्योंकि सब प्लस या माइनस में है। तो सेक स्क्वायर एक्स को भी मिलेगा, उसके बाद साइन एक्स को भी मिलेगा, फिर बीच में माइनस है तो ई के पावर एक्स को भी मिलेगा। मतलब इंटीग्रेशन माइनस या प्लस में हो तो सबको अलग अलग बांट देना। देखो सबको अलग अलग बांट दिए, अब सबका फॉर्मूला डाल दीजिए। तो सेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन tan x, साइन का होता है माइनस cos x, और e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है, और लास्ट में प्लस c लिखना मत भूलिएगा। ये आपका आंसर हो गया, समझे? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी पॉज करके। एक जो रूल है वो अब हम बताने वाले हैं, उसको बहुत बढ़िया से समझना है भैया, बहुत बढ़िया से एकदम, है ना। उस रूल को कंठस्थ कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि वही इंटीग्रेशन का जान प्राण आत्मा सब है। आइए बताते हैं क्या है तीसरा नियम जो बताने जा रहे हैं, वही इंटीग्रेशन का सब कुछ है, सब कुछ। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज। जैसे इंटीग्रेशन fx का मान लो आपने किया तो आंसर ऐसा आया होगा, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन इसका करोगे f ax प्लस बी का, यही ले दे के इसके पास एक रूल है जो बहुत ही लाजवाब है। यहां f के अंदर x है, यहां f के अंदर ax प्लस बी है, और आपको पता है ax प्लस बी को लीनियर कहा जाता है, रैखिक कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है, रैखिक कहा जाता है। तो फंक्शन के अंदर लीनियर हो, फलन के अंदर रैखिक हो, तो फॉर्मूला सिंपल x वाला की तरह ही होगा। इसका भी आंसर ऐसा ही होगा, f ax प्लस बी, f ax प्लस बी। लेकिन सबसे जरूरी काम, जो x का कोफिशिएंट है, जो x का गुणांक है, उससे भाग कर देना, अब प्लस सी। ये बात ठान लो, अगर फंक्शन के अंदर लीनियर हो जाए, फलन के अंदर रैखिक हो जाए, तो फॉर्मूला लगा लेना अपना नॉर्मल वाला ही, और बाद में x का कोफिशिएंट यानी गुणांक से भाग कर देना। इस बात को मत भूलना, जिस दिन भूल गया तो समझो हर हाल में आपका क्वेश्चन गलती हो गया। अब सुन प्यारे, जैसे किसी ने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस 5 का पूछ दिया, है ना। देख लो साइन के अंदर यहां लीनियर यानी रैखिक है, तो क्या करेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख देंगे, अंदर में जो है वो लिख देंगे। अब x का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है उससे भाग कर देंगे बट्टा 4, अब प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछा जाए 2x प्लस 3 का होल पावर 10, तो कोई बात नहीं, ये पावर वाला है,
पावर के अंदर देखो लीनियर यानी रैखिक है, मत घबराओ। तो पावर का क्या नियम होता है? पावर में एक जोड़ देना। पावर का नियम होता है पावर में एक जोड़ देना, पावर में एक जोड़ देना। तो पावर में एक जोड़ दिए 11 हो जाएगा और उसी से भाग कर देना 11। इतना तो हो गया, इतना तो फॉर्मूला लगा। पावर में एक जोड़ दिए उसी से भाग कर दिए। अब x का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है? 2, तो उससे भी भाग करना। जी हाँ, तो तब जाके आपका फाइनल आंसर जो रिपोर्ट में आएगा वो आएगा 2x + 3 का होल पावर 11/22। ये आंसर सही है। हाँ, अगर लीनियर यानी रैखिक है तो x के कोफिशिएंट यानी गुणांक से भाग करना बहुत ही जरूरी है, उतना ही जितना जरूरी हमें सांस लेना। जैसे 1/3x - 10, इसका क्या होगा भैया? ये भी लीनियर है, रैखिक है, तो 1/x की तरह होगा। अगर यहां पर लीनियर यानी रैखिक नहीं होता, x होता तो 1/x होता। अब 1/x का होता है log, तो इसका भी log ही होगा, इसका भी log ही होगा, log 3x - 10। बस करेंगे क्या? जो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है उससे भाग कर देंगे। समझ में आया? मतलब सिंपल x वाले का इंटीग्रेशन और x के अंदर लीनियर वाले का इंटीग्रेशन सेम होता है। सिंपल x वाले का इंटीग्रेशन और x के अंदर रैखिक वाले का इंटीग्रेशन सेम होता है, बस रैखिक वाले में x का कोफिशिएंट यानी गुणांक से भाग कर देते हैं। तो यहां भी वही हुआ। अगर यहां सिंपल x रहता तो 1/x का होता log, तो लीनियर यानी रैखिक है तब भी होगा log, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे हमें भाग कर देना है। ये बात आप मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल कराते रुक जाइए। चलिए, है ना, बहुत यूज करेंगे। अगला एग्जांपल देख लो। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, अगर आपने से किसी ने पूछ दिया कि बता प्यारे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7x + 3 कितना होगा? कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर के अंदर सिंपल x नहीं, लीनियर है, रैखिक है, तो सिंपल x की तरह ही होगा। सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan, इसका भी होगा tan 7x + 3। अब बस x का जो कोफिशिएंट है उससे भाग हो जाएगा, गुणांक से भाग हो जाएगा। ठान लो बाबू, ठान लो, x रहे सिंपल, x रहे सिंपल या लीनियर यानी रैखिक रहे, दोनों का इंटीग्रेशन सेम ही होगा। बस इसमें x के कोफिशिएंट से भाग करना पड़ेगा और इसमें नहीं करना पड़ेगा। समझा? हाँ जी। सेक स्क्वायर यहां x रहता तो सिंपल tan x हो जाता, लेकिन सेक स्क्वायर में यहां x के जगह पे लीनियर यानी रैखिक है तो इसका भी tan ही हुआ, बस x का कोफिशिएंट से भाग हो गया। और भी देख लो, और भी देख लो। अगर ऐसा रहता 1/-4x + 9 तो क्या करते? कोई बात नहीं सर, ये सिंपल x नहीं है, लीनियर है, होगा सिंपल x की तरह ही, तो 1/x का log होता है, इसका भी होगा log mod -4x + 9। बस करेंगे क्या? जो x का कोफिशिएंट है -4, जो गुणांक है -4, उससे भाग कर देंगे, बस हो गया। ये देख लो, जैसे e का पावर 2x + 3 है, तो आपको पता है e वाले के पावर में x रहता है तो आंसर e के पर x ही रहता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ x है या लीनियर है, ये रैखिक है ना, तो सेम ही होगा, सिंपल x की तरह ही होगा, सिंपल x की तरह ही होगा। मतलब इसका भी आंसर e के पावर 2x + 3 वैसे ही रह जाएगा। बस करेंगे क्या? जो x का कोफिशिएंट है, गुणांक है, उससे हमें भाग कर देना है, बस बात सिंपल। जैसे कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए cos 8x का क्या होगा, तो यहां भी तो बात वही है,
यहां भी तो कॉस के अंदर सिंपल एक्स नहीं, लीनियर है, रैखिक है, तो कॉस का होता है भैया साइन, तो ये हो जाएगा साइन 8x अब बट्टा 8 अब प्लस c, ऐसा हो जाएगा। और भी देख लो, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि भैया बता कि कोसेक स्क्वायर 7x का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर 7x का क्या होगा, तो बताइए कोसेक स्क्वायर का होता क्या है, माइनस कॉट, इसका भी हो जाएगा माइनस कॉट 7x, बस x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उससे भाग हो जाएगा। किसी ने आपसे पूछ दिया कि बता भैया e के पावर 5x का क्या होगा, तो कोई बात नहीं, e के पावर में x रहे या लीनियर रहे, रैखिक, वही होगा e के पावर 5x, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे भाग हो जाएगा प्लस c। अरे समझ में आया? जब जब आपको x का कोफिशिएंट दिखाई दे, x का गुणांक दिखाई दे, तो नॉर्मल फॉर्मूला जैसे लिखते हो वैसे ही लिख करके x के कोफिशिएंट से यानी गुणांक से भाग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हमने आपको सिखा दिया कि अगर x का कोफिशिएंट रहेगा तो क्या करोगे, गुणांक रहेगा तो क्या करोगे, एकदम अच्छे से याद कर लेना इस बात का। यही है जान परान इंटीग्रेशन का, है ना, जब जब x का कोफिशिएंट दिखाई दे तो भाग करना। तो चलिए मित्र, आज की सभा को यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा इस चैनल का काम बहुत पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं करिए, जिसको जरूरत है उसके पास पहुंचाइए। और लास्ट में कहेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।